जब भारत हमने यहाँ पे नारा लगाया, भारत माँ को आह्वान किया, याद किया, ये हमारी माता है और इसी पृथ्वी पे, इसी जगह में हम लोगों की सृष्टि हुई, ये विज्ञान भी बोलता है। हम लोग वानर थे, धीरे धीरे हम लोगों ने इंसान के रूप में या मानव के रूप में मानव से लेकर के मानव तक का सफर तय किया इसी धरती पे। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे इसके आपको सबूत मिलेंगे जिसको शायद इतिहास में नहीं लिखा गया या नहीं कहा गया। आज उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं जरूर एक आध दो उदाहरण आपको बताऊंगा। हमने यहाँ पे राम रेखा के बारे में भी सुना, सरगुजा में सीतामढ़ी के बारे में भी हम जानते हैं, जो रामायण में देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो ये इंगित करता है, बताता है कि जो आदिवासी समाज है वो यहीं से मानव के वानर के रूप में मानव के तक वो विकास का वो सफ़र तय किया है। ये दंडकारी क्षेत्र हमारा ही था। पूरे अगर हम देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज राखी गढ़ी भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो बहुत सारी बातों को कह रही है। बहुत बड़े विद्वान भी है जो पहले की जो थ्योरी थी, यह एक सिद्धांत था कि भारत में द्रविड़ मूल के लोग या आदिवासी लोग थे, आर्यों का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद में फिर ये लोग धीरे धीरे खसकते गए, जंगल में शरण ली और अपनी एक व्यवस्था परंपरा ये लोग बनाते आ रहे थे। बहुतायत में जो दंडकारण्य क्षेत्र था ये हमारा था। हम आते थे, जाते थे, चले जाते थे, उस प्रकार की अपनी एक व्यवस्था थी और अपनों का जीवन यापन था। जब आक्रमणकारी जब आए, आक्रमण करते रहे, हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीस लविंग या शांति प्रिय लोग थे और हम अपनी व्यवस्था में खुश थे। लोग एक डंडा मारते थे, हम लोग सह लेते थे और धीरे धीरे अपनी जगह को बनाते जाते थे और बढ़ते जाते थे। वैसे ही करते करते सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के हम लोग दक्षिण भारत तक का कूच कर गए और ये जो क्षेत्र था जिसको दंडकारण्य कहा जाता है, ये क्षेत्र बचा रहा, जिसमें हम लोग रहन सहन, अपना संस्कृति, वेशभूष या खान पान, नाच गान, तमाम प्रकार की चीज़ों को बना के रखे। जब आप इतिहास टोटेलेंगे, अध्ययन करेंगे तो उरांव जनजातियों में, क्योंकि ये उरांव बहुल क्षेत्र है, तो उनमें उनकी एक अपनी सिस्टम था, अपना एक शासन प्रशासन चलाने का एक अपना जरिया था जिसको हम लोग बोलते हैं पढ़ा सामाजिक राजनीतिक संस्था थी, जिसके तहत ये लोग अपना जो भी मतभेद या दुख दर्द एक अपने अगुवे को बताते थे, उसका अगवा उसको ठीक करता था। 3 लोग मुख्यतः गांव में होते थे। आपका दीवान हुआ करता था, एक महतो हुआ करता था और एक पाहन हुआ करता था। तो ये 3 लोग गांव को चलाते थे। हमने ये पढ़ा व्यवस्था अपने को अच्छे से संचालित करने के लिए, ठीक ठाक से रखने के लिए, है ना, बनाया। उसके बाद में धूमकुड़िया था, ये टोटली या पूर्ण रूप से हमारी शैक्षणिक संस्था थी, जहाँ पे अलग अलग जगह, मतलब एक बीच का जगह होता था, उसके बगल में जो खड़ेपा हुआ करता था, बगल में पेल्लोड़पा हुआ करता था। यहाँ पे लड़के लड़कियाँ अपने अपने तरीके से जो उस समय की आवश्यकता थी, उस समय की जो ज़रूरतें थी, उसके आधार पे वो लोग शिक्षा दीक्षा लेते थे। कैसे कृषि का कार्य करना है, कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, कब क्या बीहन डालना है, कैसे ताक देखना है, कब क्या बारिश आएगी, तमाम प्रकार का। उसके बाद में अपना सही ढंग से मतलब या इलाज करना, ये सब चीज़ क्या बोलते हैं लोग जानते थे, करते थे, धूमकुड़िया में सीखते थे। इसी क्रम में स्वास्थ्य को भी लेकर के लोग अपने तौर तरीके से क्या बोलते हैं इलाज करते थे, या हमारे भी अपनी एक पद्धति थी। आज हम लोग जानते हैं 2-3 पद्धति, जो मेडिकल बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा, है ना। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, एलोपैथी सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको देखा, आपने इंजेक्शन लगाया, कुछ काम नहीं कर रहा तो उसको सर्जरी से काट के निकाल दिया, एलोपैथी। एक आता है आपका नेचुरोपैथी, एक आता है आपका क्या बोलते हैं उसको, जो होम्योपैथी, एग्जैक्टली, है ना। उसके बाद में चाइना में उनका अपना एक तरीका है इलाज करवाने का, जिसको बोलते हैं वो लोग
एक्वा पंचर, आप देखे होंगे पूरा नीडल गाड़ देते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें सबके अपनी अपनी सभ्यता के सब लोगों के पास में था। लोग अपने तौर तरीके से इलाज करते थे। जो भी समस्या होती थी, तकलीफ होती थी, अपने से इजाद करके उस चीज़ का वो लोग निवारण करते थे। तो हमारे यहाँ भी एक पद्धति था जिसको आप लोग अभी भी शायद करते होंगे या देखे होंगे, है ना, तांतर पद्धति। जानते हैं कि नहीं? हाँ, तांतर पद्धति नहीं जानते हैं? जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? बड़े मुश्किल से एक बुजुर्ग जी, एक बाबा जी उठाए। जब कुछ भी प्रकार का आपको सीरियस बीमारी होती थी, है ना, तो हंसुआ को गर्म किया जाता था, उसके पर में राख डाल दिया जाता था, फिर बढ़िया से फोड़ा जाता था। अरे बढ़िया चुड्डिया कुनगा कोड़े मनोरुस। सुने हैं कि नहीं सुने? हाँ, नहीं सुने हैं? नहीं सुने हैं तो इसमें कोई आपकी गलती नहीं है। 75 साल से आपके दिमाग में, है ना, अमेरिका का इंजेक्शन भरा जा रहा है, टैबलेट दिया जा रहा है, तो आप भूल गए हैं। तो वैसे ही बहुत सारी व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई है, बहुत सारी चीजें वैसे मतलब कि बदली हुए हैं। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, पढ़ा पद्धति के तहत में ही सब था। अखड़ा था जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, नाचते गाते थे, बैठते थे, उठते थे, खेलते कूदते थे। हमारी समस्याओं को भी वहाँ पे हम लोग समाधान करते थे। छोटा सा विवाद को लेकर के बड़े बड़े विवाद हम वहाँ पे निपटाते थे, है ना। हत्या, जमीन का बंटवारा, ढुकू डारा, लड़ाई झगड़ा, है ना, खाल लुखड़ी का जो विवाद हो गया, तमाम प्रकार की समस्याओं को हम लोग अखड़ा में बैठ के निपटाते थे। थे कि हैं? हाँ, थे कि हैं? अभी भी है ना। लेकिन जैसा कि हमारा तांतर पद्धति खत्म हो गया, वैसे ये भी खत्म हो रहा है। इसको हम लोग भी भूल रहे हैं, इसको हम लोग भी छोड़ते जा रहे हैं, है ना। ठीक है, विकास करना चाहिए, हम सब विकास कर रहे हैं। आज से 100-150 साल पहले, है ना, शायद इस परिधन में हम लोग नहीं दिखते, छोटा सा कपड़ा पहनते महिलाएं और पुरुष वर्ग करिया पहनता। तो ये परिवर्तन ही था, है ना, सांस्कृतिक परिवर्तन जो स्वाभाविक है, जरूरी है, और ये होगा ही। सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होगा सो बात नहीं है। आपका बोलने अब हो सकता है कि आपकी भाषा शैली बदली होगी, आपका रहन सहन बदली होगा, आपका खान पान बदली होगा, आपका आस्था के चीज भी बदली होंगे। तो जैसे जैसे प्रभावकारी सांस्कृतिक आपके संपर्क में आएगा, आपको प्रभावित करेगा, हम सब प्रभावित होंगे और हमारी संस्कृति बदलेगी, ये निश्चित है, ये होना ही होना है। तो संस्कृति परिवर्तनशील है। आज जो आप मुझे देख रहे हैं, एक सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है, ये होना ही होना है। नहीं होगा सो बात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभावशाली संस्कृतियां खा जाती है जो कमजोर संस्कृतियां हैं उसको। लेकिन इसके बावजूद एक चीज बना रहता है, वो है आस्था। आपका आस्था कभी नहीं बदली होगा। आपका सोचने का तरीका ये आस्था का विषय है जो कभी परिवर्तनशील नहीं है। आपकी अभिव्यक्ति जो कभी भी परिवर्तनशील मतलब कि नहीं है। आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा अभिव्यक्त करेंगे, है ना, आपका रहन सहन, प्राकृतिक से जुड़ाव लगाव, ये तमाम चीजें आस्था है जो कभी भी परिवर्तनशील नहीं है। और यही हमको आदिवासी बनाता है। लोग को जो जिनको जानकारी नहीं है वो लोग ये बोलते हैं कि तुम तो यार लॉन्ग पैंट पहने हो, तुम तो इंग्लिश बोलते हो, तो तुम आदिवासी नहीं हो। तो सांस्कृतिक रूप से मेरा परिवर्तन हुआ है, आपका भी परिवर्तन हुआ है, पूरा विश्व का परिवर्तन हुआ है, सभी का परिवर्तन हुआ है। जब साइंस भी कहता है कि जब वानर से लेकर के आप इंसान बने हो तो परिवर्तन तो हुआ ना, परिवर्तन होगा। लेकिन आस्था, आप कैसे सोच रहे हो, कैसे वातावरण को, कैसे चीजों को महसूस करते हो और कैसे उसको अभिव्यक्त करते हो, ये आस्था कभी भी परिवर्तनशील नहीं है। तो उसके बाद में मैंने आपको अखड़ा के बारे में बता दिया, धुमकुड़िया के बारे में बता दिया, है ना, पढ़ा के बारे में बता दिया। और हमारे आस्था का जो विषय था वो है सरना, जहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करते थे और दीवान के द्वारा हम लोग संचालित होते थे। बाद में हमने प्रभावकारी संस्कृति में आया और हम सांस्कृतिक रूप से परिवर्तित हुए। तो इसको जानना होगा।
इसको समझना होगा। लेकिन हमारी आस्था कभी भी परिवर्तित नहीं हुई। हम आदिवासियत से ओतप्रोत है, आदिवासियत को समझते हैं, जिसमें प्रकृति से हमारा जुड़ाव है, जल जंगल जमीन से हमारा जुड़ाव है, हमारी रूढ़िवादी परंपरा प्रथाएं हैं, हमारा आचरण विचरण भी बहुत ही रूढ़िगत है और हम उस ढंग से अपना आचार व्यवहार रखते हैं। ये चला आया जब तक कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का दखल अंदाजी नहीं हुआ। बहुत सारे राजा आए, महाराजा आए, लोक शासन के और व्यवस्था बदले। राजा अपने हिसाब से सुविधाएं देने लगा लोगों को, वो सुविधाएं था। कभी राजा था कि भाई एक बार बोल दिया, एक व्यक्ति निर्णय लेता था, उसने निर्णय दे दिया और सब मतलब कि पत्थर की लकीर हो गई, वो नियम बन गया। ये भारत में था, ऐसा केवल बात नहीं है, पूरे विश्व में था। ये हर जगह था कि व्यवस्था इस प्रकार की बनती थी, लोग उस ढंग से आचरण करते थे। फिर हिंदू राजा के बाद में मुगल शासन आए, वो लोग भी शासन सत्ता चलाए। ऐसा करते करते मराठा, बहुत सारे इतिहास आप देखेंगे, वो परिवर्तित होते आया, बदली होते आया। आदिवासी तब तिल में आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे दखल की और उनके जल जंगल जमीन, उनके चीज़ों घर को रौंदने लगे। तब सबसे पहले इंग्लैंड में बैठी हुई अंग्रेज सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी को रोकने के लिए। उसके बाद से नियम कानून का सिलसिला चल पड़ा। समझ रहे हैं बात को? रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से नियम कानून का सिलसिला चल पड़ा। वो ज़रूरत थी क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ में रह रहे हैं, तो लोगों को शायद बोला हुआ चीज़ समझ में नहीं आया, तो बोले चलो इसको लिखते हैं। यही भी चीज़ को हमको समझना है, यही चीज़ हमको जानना है कि लिखने लगते हैं और फिर वो नियम बनने लगे, वो पॉलिसी बनने लगे, वो एक्ट बनने लगे। तो जो लोग लिखा, हो सकता है अपने हिसाब से लिखे। जैसे ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे भेजी कि जाओ भैया आप लोग ट्रेड करना, व्यापार करना। तो जब वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार शोषण करने लगे होंगे, तो वो लोग बोले कि भैया अब हो सकता है कि ये तो हमारे इंग्लैंड से ही निकल जाएंगे और ये लोग अपना राजपाट शासन कर लेंगे, इनकी नसें तो यहीं पे दबी हुई है, इनके नाभि तो यहीं पे हैं, इनके पर में नियम लगा दो ताकि ये लोग हमारा विरोध नहीं करेंगे और हमारी बात को मानेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट लगा दिया गया। ऐसे हमको समझना पड़ेगा हर नियमों को। तो रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर अपने जो वहाँ पे राजतंत्र था, महारानी थी एलिजाबेथ या विक्टोरिया उस टाइम में, तो उनके अनुरूप वो लोग फिर काम करते थे। धीरे धीरे हम देखते हैं 1857 का युद्ध हुआ। 1857 का युद्ध में, उसके पहले भी बहुत सारे आदिवासी हमारे अगुए लोग, हमारे पुरखे लोग लड़े, शहीद हुए, मरे। ये क्रम खत्म नहीं हुआ। आपका सिद्धू कानू, तिलंगा माझी, ये सब से अगर आप इतिहास देखेंगे, ये हमारे क्षेत्र के लोग हैं जो लड़ते रहे उस व्यवस्था के खिलाफ में। जो वो व्यवस्था नहीं थी, जो वो व्यवस्था उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, तो वे लोग तीर कमान चलाते थे और अपना विरोध प्रदर्शन करते थे। 1857 के बाद में पूरा भारत इंग्लैंड के कब्जे में आ गया और यहाँ पे डायरेक्ट इंग्लैंड का शासन सत्ता स्थापित हो गया। लेकिन हमारे लोग विरोध करना नहीं छोड़े। बिरसा मुंडा के उलगुलान के बाद में 1935 में इंडियन एक्ट बना। ये यहाँ से पॉलिसी, एक्ट, नियम कानून, विधि विधान एक टर्निंग पॉइंट लेता है। 1935 में जो अंग्रेज शासक थे, वे लोग बोले ये जो क्षेत्र है ये वर्जित क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है ये आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वर्जित क्षेत्र है, यहाँ पे हम अपना शासन सत्ता ये नहीं चलाएंगे। ये तो पूर्ण रूप से वर्जित है, ये आंशिक रूप से वर्जित है, यहाँ नहीं जाना है हमको। ठीक है, तो यही एक बेस था जिसको आत्मसात किया गया भारत के संविधान में। अगर आपने भारत का संविधान पढ़ा होगा तो आदिवासी लोगों के लिए ही यहाँ पे लिखा गया है, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, बाकी किसी भी समुदाय के लिए नहीं दिया गया। तो ये व्यवस्था आई। 5वीं अनुसूची में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आदिवासी अपनी रूढ़िवादी परंपरा और प्रथा के अनुसार में ही शासित होगा, जिसको अनुच्छेद 13 कहता है।
और विधि का बल उसे प्राप्त है। संविधान बनने के पहले आदिवासी लोग जिस मान्यता में रहते थे, जैसा करते थे, वैसा उनको करने का अधिकार है। आर्टिकल अनुच्छेद 13 कहता है ये कि आप लोग जैसे रहन सहन कर रहे हैं, आपका पढ़ाव सिस्टम है, आपका धूमकुड़िया है, आपका अखड़ा है, आपका सरना है, आपको मानना है और आपको चलाना है, चल सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें परंपराएं बनी हुई हैं। आज भी बहुत सारे गांव में घर में कुछ भी झगड़ा झंझट होता है, भाई बंटवारा होता है, तो लोग अखड़ा में बैठते हैं, उसको निपटारा करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं? इधर करते हैं, इधर करते हैं। कॉन्फिडेंस लाइए। अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, हम में खुद में आत्मविश्वास नहीं रहेगा, तो रूप नारायण जी जैसा बोल रहे थे पॉलिसी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? हैं? बनेगा पॉलिसी कि नहीं बनेगा? कि बनाना चाहिए? हैं? बनाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं, चीजों को रखने का कोशिश करते हैं। तो जब व्यवस्था, मतलब उस दौर में अलिखित व्यवस्थाएं थी, आने लगे तो बहुत सारी लिखित व्यवस्था होने लगी, और 1935 का एक्ट, उसके बाद में संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का आना। आर्टिकल 13 आदिवासी परंपरा रूढ़िगत प्रथा, उसको मान्यता देता है कि आदिवासी लोग इसी शासित होंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि आदिवासी समाज जो है ना, वो ही भारत का मूलवासी है। इसको मालूम है कि नहीं आप लोगों को? हैं? जानते कि नहीं जानते हैं? हैं? तो जोर से बोलिए ना कि हाँ हमको पता है। जब आपको नहीं पता होगा कि आप मूल निवासी हो, तो फिर कैसे आप अपना हक अधिकार करोगे या शासन सत्ता में आओगे? तो इसको ओवैसी रुद्री जी ने भी बोला, सांसद में भी बोला, क्रिटिसाइज भी किया कि आप जो आदिवासियों को ग्राम सभा की ताकत थी, उसको भी आपने खत्म कर दिया। ठीक है, पिछले बार लोकसभा का चुनाव हुआ तो 1-2 रील मैंने भी देखा था, राहुल गांधी ने भी बोला था कि आप मालिक हो भारत के। तो जो मालिक है उसको ही नहीं पता है कि हम मालिक है। तो आप मालिक हो भारत के, इसलिए प्रावधान है इसमें 5वीं अनुसूची में। और किसी के लिए है तो खोल के दिखाइए। इसी चीज को समझना है। इसी चीज को अगर समझेंगे तो एक बेहतर व्यवस्था हम बना सकेंगे। तो 5वीं अनुसूची के तहत में यहां पे वर्णन है कि कोई भी नियम कानून यथावत लागू नहीं होता है। यहां पे जो भी नियम कानून लागू होगा वो अपवादों और रूपांतरण के बाद ही यहां पे लागू होगा। इसको हम लोग को भी आत्मसात करना है, इसको हम लोग को भी समझना है, तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि परिवर्तनशील है सांस्कृतिक, तो हो सकता है परिवर्तन के इस क्रम में शायद हम लोग बहुत सारे चीज़ों को छोड़ते आ रहे हैं। कितना सही है या गलत है मैं अभी तो नहीं कह सकता, लेकिन जिस प्रकार से शोषण हो रहा है या अत्याचार हो रहा है, जहाँ से या छले जा रहे हैं या ठगे जा रहे हैं, उसको देख करके लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ हमको सोचने की आवश्यकता है। एटलीस्ट हमारे अस्तित्व के लिए, कम से कम हमारे आने वाले भविष्य के लिए। तो 2022 में इसके पहले का और इतिहास थोड़ा समझ लेते हैं। व्यवस्थाओं को ना क्या सुविधा दी गई थी। तब गांधी जी का सपना था कि हम पूरे भारत में आज़ादी तभी मनाएंगे और सभी भी हम मानेंगे कि हम प्रजातांत्रिक है जब मेरा गांव अपने गांव को संभालेगा, जब मेरा गांव के लोग अपने गांव को संभालेंगे। और तब जाकर के पंचायती राज व्यवस्था को लागू किए। नृत्य दल नहीं भागेंगे, अभी आपको मौका दिया जाएगा सामूहिक नृत्य के लिए। ठीक है, मैं 5 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। तो संविधान उसमें ऐड किया गया कि आपको क्या बोलते हैं 5वीं पंचायती राज व्यवस्था देना है। पंचायती राज व्यवस्था में 1952 को लागू किया गया। उसमें ये कहा गया कि भैया ये सभी के लागू होगा। कुछ लोगों का आपत्ति था, 5वीं अनुसूची का हवाला दिया गया, आर्टिकल 13 का हवाला दिया गया।
और तब जाकर के भूरिया कमीशन बैठी है। भूरिया कमीशन बैठ करके उन लोगों ने पेशा अधिनियम को लागू किया, एक एक्ट बना दिया गया कि भैया लो, है ना। तो इस चीज को शायद सभी लोग समझते होंगे कि कुछ लिखा पढ़ी होगा, कुछ नियम कानून होगा, तो उस हिसाब से आदमी चलेगा, किसी को सामने वाले को तकलीफ ना हो, किसी को कष्ट ना हो। तो इसी क्रम में फिर क्या बोलते हैं 1996 में भूरिया कमेटी के अगुवाई में और उनके ड्राफ्टिंग के आधार पे पेशा कानून को यहाँ पे लागू किया गया, एक्ट बन गया, लेकिन उसका नियमावली नहीं बना। नियमावली बनने के वजह से भी काफ़ी समस्या आई। कुछ कुछ चीज़ों को प्रावधान में दिया गया कि भैया ये अनुसूचित क्षेत्र है तो चलो यहाँ का सरपंच आदिवासी, जनपद अध्यक्ष आदिवासी, जिला जनपद अध्यक्ष भी आदिवासी रहेगा, ऐसा करके, क्योंकि समाज सभी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्र आदिवासी लोगों का है तो आदिवासी लोग यहाँ पे जी खा रहे हैं, मर खप रहे हैं। सभी समाज एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, रहते हैं, और सभी का ही उनके साथ में सामंजस्य बना हुआ है। छोटा सा उदाहरण के लिए, जहाँ पे उड़ाव मतलब कि जहाँ पे बस्तियाँ बनी होंगी तो आपको याद होगा कि वो कोई आया होगा, कहीं से काटा होगा पेड़ को, उसके बाद में गांव बनाया होगा, आबादी बढ़ी होगी। जब आवश्यकताएं बढ़ी तब उसने कहा कि भैया मेरा फार पजा दो, आ जाओ, मेरे को भैया टोकरी चाहिए, सूपा चाहिए, आप भी आ जाओ, मेरे इतने सारे मवेशी हो गए, आप आके थोड़ा सा चरा देना। हुआ कि नहीं हुआ ये? है हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ है, ठीक है। और तभी जाकर के एक बृहद समाज बना है, और तभी आपस में हम लोग बैठ करके निर्णय किए कि भैया कैसे करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। उसी क्रम में ही ये पॉलिसी बनी, जिसमें मैं ड्राफ्टिंग कमेटी में था। जसपुर जिले से हम लोग 4 लोग थे, मैं भी उनमें से एक था। तो पॉलिसी का महत्व क्या होता है, पॉलिसी कैसे बनती है, वो सब चीज़ से हम अवगत है। पॉलिसी लागू हुई 92 में, अभी 22 में 2 साल हुए हैं। इसमें बहुत सारा और भी काम करने की आवश्यकता है, हम लोग इसको काम कर रहे हैं। और ऐसे सभी बुद्धिजीवी जो लोग हैं, 3 बैठक जिला स्तरीय हो चुका है, जिसको और बेहतर करने का कोशिश किया जा रहा है। तो जो लोग समझते हैं कि ये पॉलिसी बहुत बेहतर हो सकता है, अच्छा किया जा सकता है, हम इस पॉलिसी के माध्यम से अपने लिए संरक्षण बना सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, तो आइए हम लोग सब मिल करके एक अच्छा पॉलिसी बनाएं और हमारे जो शासक वर्ग है उनको सौंपे या बताएं कि भैया ये हमारी समस्या है ना। और प्रजातांत्रिक ढंग से, जैसा आदिवासी समाज जीता आ रहा था, उस ढंग से एक पॉलिसी बने ताकि हम सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, और हम भी विकास के साथ साथ आगे बढ़े। हमें भी विकास का लाभ मिलना चाहिए और हमारा भी संरक्षण होना चाहिए। इतना ही कर करके मैं अपनी वाणी को धन्यवाद विराम करता हूं। आप लोग ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। एक बार फिर से नारा लगाएंगे, उसके बाद में फिर खत्म करें। लगाएं क्या नारा? लगाएं? चलिए जोर से लगाते हैं। जय आदिवासी। धन्यवाद।